नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आपको बताना चाहता हूं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अब अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। जो दलदल पाकिस्तान ने दूसरे देशों के लिए तैयार किया, उसी दलदल में अब फंस गया है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। हर फ्रंट पर फेल होता दिख रहा है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बदहाल है। पाकिस्तान में महंगाई 7वें आसमान पर है। पाकिस्तान में राजनीतिक उठक पटक का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान घूम घूम कर नए प्रधानमंत्री को कोस रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नए प्रधानमंत्री के लिए गड्ढा खोदने का काम बहुत तेजी से कर रहे हैं। ऐसे मुश्किल दौर में पाकिस्तान की चुनौती लगातार बढ़ रही है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जी हां, पाकिस्तान में नया आतंकी संगठन। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान तालिबान की सत्ता कायम करवाने के लिए लगातार एक्टिव है। तालिबान अब पाकिस्तान की तबाही की स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान तालिबान की शह पर पाकिस्तान में आतंकी हमला तेज कर रहा है। यह आतंकी संगठन कैसे पाकिस्तान का गाल बनेगा तालिबान, यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उधर रूस और यूक्रेन युद्ध के 3 महीने होने के लिए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। रूसी सेना बम बारूद बरसाना अभी तक बंद नहीं कर रही है, तो यूक्रेन की सेना पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कई शहरों में दोनों ही देशों की सेना के बीच टकराव का लंबा दौर चल रहा है। खार्किव में रूस की सेना को वापस जाते देखा गया, तो मारिउपोल में यूक्रेन की सेना पीछे हटी है। वार जोन का हर अपडेट आपके सामने रखूंगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है और यह युद्ध लगातार पूरी दुनिया को डरा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप में अभी भी तनाव बना हुआ है। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के ऐलान ने कैसे नाटो देशों को सीधे रूस के निशाने पर ला दिया है और तीसरे विश्व युद्ध का खतरा कैसे बढ़ गया है, इसके बारे में भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दुनिया की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं और दिल्ली तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, पाकिस्तान की तबाही का ठेका आजकल इसी आतंकी संगठन ने ले रखा है। इसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है। पाकिस्तानी तालिबान के निशाने पर पाकिस्तान की सेना है। पाकिस्तानी तालिबान के निशाने पर पाकिस्तान में रहने वाले चीनी शामिल हैं। पाकिस्तानी तालिबान के निशाने पर पाकिस्तान की आवाम है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का अफगानिस्तान वाले तालिबान से सीधा ताल्लुक नहीं बताया जा रहा, मगर टीटीपी का मकसद पाकिस्तान में तालिबान की सत्ता कायम करना है, पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान जैसा देश बनाना है
जिसको लेकर यह दहशतगर्दी संगठन लगातार काम कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है। जरा सोचिए, तालिबान ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया तो क्या होगा? अगर तालिबान और पाकिस्तान एक हो गए तो क्या होगा? खतरा कितना बड़ा होगा, आप और हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, आज उसके हालत कैसे है यह किसी से छिपा नहीं है। अगर तालिबान ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया तो सोचिए कि हश्र और हाल बाकी मुल्कों का क्या होगा। तालिबान के जाल में उलझता पाकिस्तान। पाकिस्तान में तबाही मचा रहा तहरीके तालिबान पाकिस्तान। एक तरफ पाकिस्तान को मदद का भरोसा दे रहा तालिबान, दूसरी तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान को शह दे रहा तालिबान। तय है पाकिस्तान का काल बनेगा तालिबान। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान अब आतंक से परेशान है। एक साथ कई मोर्चों पर आतंकी चुनौतियों का सामना कर रहा है। बम धमाकों से दहल रहा है पाकिस्तान। आम लोग तो मारे जा रहे हैं, पाकिस्तानी सैनिक भी आतंकवादियों की गोली का शिकार बन रहे हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी परेशानी बनता जा रहा है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, यानी टीटीपी, जिसका मकसद है पाकिस्तान पर कब्जा। पाकिस्तान में भी अफगान तालिबान के तर्ज पर शरिया कानून लागू करना चाहता है टीटीपी। जब से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ, टीटीपी के हौसले बुलंद हैं। टीटीपी लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर नकेल नहीं लगा पा रहा है। अब जो ताजा हालात सामने देखने को मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि टीटीपी के सामने पाकिस्तान घुटने टेकने को तैयार है। पाकिस्तानी सेना जो अभी तक टीटीपी से कोई समझौता नहीं करने की बात करती थी, अब पाकिस्तानी सेना टीटीपी से समझौता करने में जुटी है। पाकिस्तानी सेना के लिए काल बन रहे टीटीपी को मनाने में जुटी। पाकिस्तान ने अपने पेशावर आर्मी कोर कमांडर फैज हमीद को काम पर लगाया है। फैज हमीद काबुल में डेरा डाले बैठे हैं। तालिबान से सफल मुलाकात करवाने की मिन्नतें कर रहे हैं, तब जाकर बात बनी और टीटीपी के आतंकवादियों से पाकिस्तानी सेना के सीनियर कमांडर फैज हमीद की मुलाकात हो पाई। पाकिस्तान लाख चेहरा छुपाए, पाकिस्तान जितने भी जतन से अपने पाप छुपाए, दुनिया को मैसेज तो यही गया। टीटीपी के आगे लाचार दिख रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद को बढ़ा सकता है। पाकिस्तान आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकता। अफगानिस्तान में तालिबान के आतंकी साम्राज्य के साथ खड़ा दिखने वाला पाकिस्तान समझ ही नहीं पा रहा कि तालिबान के नक्शे कदम पर आगे बढ़ने वाले आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कैसे निपटे। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आई, टीटीपी का मनोबल हाई है। टीटीपी चुन चुन कर पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रही है। साथ साथ चीनी नागरिकों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। टीटीपी की हरकत पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ाता जा रहा है। पाकिस्तान की लाचारी नहीं तो ये क्या है? टीटीपी पर नकेल डालने की उम्मीद भी पाकिस्तान तालिबान से ही लगाए बैठा है।
अब तालिबान तो तालिबान है। बताया ही जा रहा है कि तालिबान ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के 16 सदस्यों का अपहरण करवाया। इनमें कौन मुख्य आतंकी है, कौन मुखिया, किसी को नहीं पता। टीटीपी के इन्हीं 16 आतंकवादियों के साथ पाकिस्तानी कमांडर फैज हमीद की मुलाकात करवा दी। मुलाकात हुई, बात हुई, लेकिन क्या बात हुई किसी को कुछ नहीं पता। जाहिर है ऐसी बातचीत से बेहतर की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अफगान तालिबान के दबाव में पाकिस्तान कुछ फैसले चोरी छिपे भी लेता रहा है, जिसकी भनक पाकिस्तान की संसद को भी नहीं होती। जनता तो दूर की बात, टीटीपी के 2 खतरनाक आतंकी मुस्लिम खान और महमूद खान को तालिबान को गुपचुप तरीके से तालिबान को सौंपने की खबर पाकिस्तानी संसद में भी उठती रही है। इस तरह के कन्विक्शंस इतनी आसानी से अगर सदर पाकिस्तान और पार्लियामेंट को कानून का खबर भी ना हो। पाकिस्तान पस्त है, तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी अकड़ में है। टीटीपी कहता रहा है बातचीत तो वो करेगा, लेकिन पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेगा। बातचीत तभी किसी अंजाम पर पहुंचेगी जब टीटीपी को फायदा पहुंचाने का भरोसा दिलाया जाएगा। विशेषकर अगस्त 2021 के बाद से अब तक पाकिस्तान की तरफ से कई बार तालिबान से अनुरोध किया गया कि वो टीटीपी पर नकेल लगाए, टीटीपी के खिलाफ लड़ाई में सामने आए, लेकिन अफगान तालिबान ने अभी तक किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन शुरू नहीं किया। ये तालिबान की मंशा को सामने लाने के लिए काफी है। टीटीपी को लेकर उसका रुख बहुत साफ नहीं है। दिक्कत पाकिस्तान की तरफ से भी कम नहीं, दिक्कत पाकिस्तान की चाल और चरित्र की वजह से भी है। जब बातचीत के पहले चरण में टीटीपी ने 1 महीने के सीज फायर की घोषणा की, तो इस दौरान पाक सेना और आईएसआई चुपचाप ऑपरेशन के जरिए टीटीपी के लोगों को निशाना बनाती रही। पिछले महीने पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के खोस्त शहर एयर स्ट्राइक की। ये एयर स्ट्राइक तो वैसे तो टीटीपी के लड़ाकों को मारने के लिए थी, लेकिन बड़ी संख्या में आम अफगानी नागरिक इसका शिकार बन गए। ये मुद्दा भी पाकिस्तान की परेशानी बढ़ा गया। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को नाराज कर गया। अफगान तालिबान ने इसे लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी। आगे ऐसा करने पर नतीजे खतरनाक होने का डर दिखाया है। पाकिस्तान और टीटीपी के बीच समझौते की कोशिश पहले भी हो चुकी है। 6 महीने पहले जब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी, तब भी दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई थी। बाकायदे नवंबर महीने में 1 महीने के लिए सीज फायर भी किया गया था। दोनों पक्षों के बीच पहले काबुल और फिर खोस्त में कई दौर की बातचीत हुई। बातचीत में खासतौर पर हक्कानी ग्रुप ने मध्यस्थता की। अफगान तालिबान ने उस समय भी पाकिस्तान तालिबान पर बातचीत के लिए दबाव बनाया था। इमरान सरकार स्थायी शांति समझौता चाहती थी, लेकिन टीटीपी ने कुछ अहम शर्तें रखकर खेल बिगाड़ दिया। टीटीपी की मांगे कुछ ऐसी हैं जिसे देखकर पाकिस्तान को पसीना आ जाता है। तब तालिबान पाकिस्तान ने इमरान खान सरकार के सामने 3 मुश्किल मांगे रखी। पहली मांग, किसी तीसरे देश में पॉलिटिकल ऑफिस खोलने दिया जाए। दूसरी मांग, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज फाटा का मर्जर रद्द किया जाए। और तीसरी मांग, पाकिस्तान में शरिया कानून लागू किया जाए। इमरान खान की तरफ से तब साफ किया गया कि टीटीपी की तीनों मांगों में से एक भी मांग नहीं मानी जा सकती। टीटीपी का भी तर्क सुनिए। टीटीपी का कहना है कि जब पाकिस्तान इस्लामी देश है तो यहां शरिया कानून लागू करने में क्या दिक्कत है। टीटीपी अपने हिसाब से शरीयत कानून लागू करवाना चाहता है। टीटीपी अफगानिस्तान की तर्ज पर पाकिस्तान में शरीयत कानून लागू करवाना चाहता है, जबकि पाकिस्तान सरकार बचाव करते हुए कहते नहीं थकती कि यह संभव नहीं है,
क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक देश होने के साथ साथ लोकतांत्रिक मुल्क है। पाकिस्तान लाख बचने की कोशिश करे, आतंक का बीज उसी ने बोया है। आतंक का पेड़ अब विकराल रूप ले चुका है, जो अब पाकिस्तान को अपने काले साए में समेट लेना चाहता है। अफगानिस्तान की तर्ज पर पाकिस्तान को भी अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर आतंक का साया है। आतंक का जो बीज पाकिस्तान ने मेरे मुल्क के लिए बोया था, दहशतगर्दी आज पाकिस्तान को अपने आगोश में ले चुकी है। जिस आग से पाकिस्तान मेरे मुल्क को झुलसाता रहा है, आज पाकिस्तान खुद उसी आग में झुलस रहा है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आई है, पाकिस्तान में तहरीके तालिबान, पाकिस्तान का आतंक बढ़ गया है। अफगानिस्तान की तालिबानी सत्ता का असर है कि पाकिस्तानी तालिबान ने पाकिस्तानी सेना पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान लाचार है, हताशा में है। पाकिस्तानी तालिबान के आगे घुटने टेकने को बैठा है। पाकिस्तान अब टीडीपी के आगे झुक गया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए अपने देश की सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि पाकिस्तान और तालिबान से सावधान करना चाहता हूं। पाकिस्तानी तालिबान के आगे पाकिस्तान का झुकना कहीं बड़ा खतरा तो नहीं है, कोई बड़ा इशारा तो नहीं कर रहा है। इसीलिए मेरे हिंदुस्तान की सरकार को सावधान रहना होगा। तालिबान के अफगानिस्तान पर पूर्ण नियंत्रण के बाद बहुत कुछ बदल रहा है। क्षेत्र की राजनीति बदल रही है। बड़ी संख्या में अफगानिस्तान के नागरिक देश छोड़कर गए हैं, लेकिन कई सारे आतंकी संगठन इलाके में तेजी से पनपते दिखे। सबसे बड़ी बात, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद आतंकी संगठनों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। इसके चपेट में तालिबान का साथ देने वाला पाकिस्तान भी आता जा रहा है। तालिबान की सत्ता में आने के साथ ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान के प्रमुख मुफ्ती नूर वली मसीद ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला करने का बड़ा ऐलान किया। पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान, पश्तूनिस्तान और सिंधु देश को आजाद कराने का दावा मजबूती के साथ दोहराया। पाकिस्तान में सरकार बदल गई, इमरान खान की सरकार चली गई, शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन हालात नहीं बदल रहे। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के साथ रिश्ते नहीं सुधर रहे। इमरान की कोशिशें नाकाम रही। शहबाज काल में भी बहुत कुछ बेहतर की उम्मीद नहीं जग रही है। टीटीपी और पाकिस्तान की सेना के बीच टकराव पहले भी होते रहे, अब भी हो रहे। बातचीत की कोशिशें कारगर होती नहीं दिख रही। पिछले महीने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना की हवाई बमबारी में करीब 47 नागरिकों की मौत के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। इसके साथ ही पिछले कुछ महीनों के दौरान टीटीपी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले तेज कर दिए। पिछले कुछ सालों में टीटीपी लगातार पाकिस्तान को जख्मी करता रहा है, बम धमाकों से पाकिस्तान को दहलाता रहा है। बड़ा हमला अप्रैल 2021 में हुआ और यह हमला कई मायनों में खास माना जाता है। क्वेटा के सेरिना होटल में हुए इस हमले में 5 लोग मारे गए थे। हमले के दौरान पाकिस्तान में चीन के एम्बेसडर को निशाना बनाया गया था। हालांकि उनकी जान बच गई।
लेकिन इस हमले के साथ टीटीपी ने चीन और पाकिस्तान को एक साथ कड़ा संदेश दिया था। पाकिस्तान पर टीटीपी के कुछ अन्य हमलों का जिक्र करें। जुलाई 2021 के हमले में 24 पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई। फरवरी 2018 के हमले में 11 सैनिक मारे गए, जिनमें पाक सेना का एक कैप्टन भी शामिल था। जनवरी 2017 के हमले के दौरान किए गए आईईडी ब्लास्ट में 25 लोगों की जान चली। दिसंबर 2014 का हमला भुलाया नहीं जा सकता। पेशावर स्कूल में हुए हमले में 132 बच्चे समेत कुल 141 लोगों की जान चली गई थी। टीटीपी को पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है, जिसका बेस अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर है। ये पूरी तरह से सक्रिय एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद से इस संगठन का मनोबल हाई है। संगठन बढ़ चढ़कर पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार को अपने आगे झुकने के लिए बाध्य कर रहा है। पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करवाने के लिए दबाव बना रहा है। लेकिन यह आतंकी संगठन पिछले एक दशक से अधिक समय में पाकिस्तान में कई हमलों को अंजाम दे चुका है, जिनमें हजारों लोगों की मौत हुई है। बताया तो यही जाता है कि टीटीपी अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी हमलों की साजिश रचने के लिए करता है। आतंकवाद की फैक्ट्री कहे जाने वाले पाकिस्तान में अब तक जितने भी चरमपंथी संगठन अस्तित्व में आए हैं, इसी संगठन ने मलाला यूसुफजई पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। टीटीपी मानवता की तमाम हदें पार कर मासूम बच्चों को भी अपना निशाना बना चुका है। पाकिस्तानी तालिबान की जड़ें जमना उसी वक्त शुरू हो गई थी जब 2002 में अमेरिकी कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान से भागकर कई आतंकी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छुपे थे। इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो स्वात घाटी में पाकिस्तानी आर्मी को विरोध झेलना पड़ा था। कबायली इलाकों में कई विद्रोही गुट पनपने लगे थे। ऐसे में दिसंबर 2007 को बैतुल्ला महसूद की अगुवाई में 13 गुटों ने एक तहरीक यानी अभियान में शामिल होने का फैसला लिया था। लिहाजा संगठन का नाम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान रखा गया। हालांकि कहा तो यही जाता है कि अफगानिस्तान के तालिबान संगठन से टीटीपी पूरी तरह अलग है, लेकिन इरादे करीब करीब एक जैसे हैं। इन दोनों के बीच आतंकी कनेक्शन के संकेत भी समय समय पर सामने आते रहते हैं। हाल के दौर में जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता के दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, काफी हंगामे के बाद इमरान खान प्रधानमंत्री पद से हटाए जा चुके हैं, लेकिन इमरान खान शांत नहीं बैठ रहे हैं। घूम घूम कर नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात भी अच्छे नहीं हैं। ऐसे में तय है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी का हाई मनोबल पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अफगानिस्तान में जिस आतंकी संगठन तालिबान की सत्ता कायम करने में पाकिस्तान ने जमकर जोर लगाया, वही तालिबान टीटीपी के नाम पर अब पाकिस्तान का काल बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। पिछले 3 महीने से लगातार ये जंग चल रही है। 3 महीनों से रूसी फौज यूक्रेन पर बम बरसा रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन के लवीव शहर पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से अटैक किया। रूसी बमबारी से लवीव शहर दहल उठा है। यूक्रेनी शहरों पर कब्जे की जंग जारी है। कहीं रूस की सेना पीछे हट रही है तो कहीं यूक्रेन की सेना। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रूसी अटैक की वजह से यूक्रेनी सेना कुछ जगहों पर बैकफुट पर आ गई है। पिछले कई दिनों से मारियुपोल के मैदान में
मुकाबला कर रही यूक्रेनी सेना अब पीछे हट गई है। मारियुपोल शहर पर कब्जे की जंग में यूक्रेन ने हार मान ली है, मगर यूक्रेन अभी भी युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। कई इलाकों में रूस को कड़ी चुनौती दे रहा है यूक्रेन। जरा सोचिए कि इतना बड़ा ताकतवर मुल्क एक छोटे से मुल्क से 3 महीने से नहीं जीत पा रहा है और जंग लगातार जारी है। रूस ने तेज किए हवाई हमले। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल वार। धमाकों से दहला लवीव शहर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत 24 फरवरी को हुई थी। युद्ध के 3 महीने होने को हैं, लेकिन अभी तक जंग खत्म होती नहीं दिख रही है। दोनों देशों के फौजियों के बीच गोलीबारी तेज है। रूसी सेना यूक्रेन पर लगातार अटैक कर रही है, जिसका पलटवार यूक्रेनी फौज कर रही है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के लवीव शहर पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया। बताया जा रहा है कि रूसी फौजियों ने एक एक कर 8 मिसाइल दागी, जिसमें भीषण बर्बादी का दावा है। लवीव क्षेत्र सेना प्रशासन के प्रमुख ने कहा कि रूसियों ने यावोरिव जिले में सैन्य बुनियादी ढांचे पर गोलीबारी की। यावोरिव शहर पोलैंड की सीमा से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन की शुरुआत के बाद से लवीव पर सबसे बड़े मिसाइल हमले किए। वहीं लवीव के मेयर ने बड़ा दावा किया है। मेयर ने कहा कि रूसी मिसाइल को मार गिराया गया। आधी रात को रूसी सेना ने लवीव में कई मिसाइलें दागी। कम से कम 3 मिसाइलों को यूक्रेनी सेना ने मार गिराया। कुछ मिसाइलों ने यावोरिव में रेलवे के बुनियादी ढांचे को प्रभावित किया। रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर चौतरफा बमबारी कर यूक्रेनी फौज को बैकफुट पर लाने की कोशिश में लगी है। लवीव शहर में मिसाइल अटैक के बाद रणनीतिक रूप से अहम बंदरगाह शहर मारियुपोल में रूसी फौज जीत की तरफ बढ़ रही है। 80 से ज्यादा दिनों से जारी बमबारी के बाद आखिरकार यूक्रेन ने हार मान ली है। यूक्रेन ने मारियुपोल में अपने युद्धक मिशन को बंद करने का ऐलान किया। साथ ही यूक्रेन ने शहर से बाहर बनी स्टील फैक्ट्री में पिछले कई दिनों से रूसी सेना को जोरदार जवाब दे रही है। अपने सैनिकों को निकालना शुरू कर दिया है। सबसे पहले 264 सैनिकों को बाहर निकाला गया है, जो बुरी तरह से घायल थे, लेकिन रूसी हमले के कारण उन्हें निकाला नहीं जा सका था।
यूक्रेन की सेना ने कहा कि मारियुपोल के रक्षक हमारे समय के हीरो हैं और इतिहास में इन्हें याद रखा जाएगा। यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हन्ना मालियर ने कहा कि गंभीर रूप से घायल 53 सैनिकों को अजोवस्ताल स्टील प्लांट से मारियुपोल के पूरब में नोवोआज़ोव्स्क के एक अस्पताल में ले जाया गया। एक मानवीय गलियारे के माध्यम से अतिरिक्त 211 सैनिकों को ओलेनिविका के लिए निकाला गया। मारियुपोल से यूक्रेनी सैनिकों की हार मानना जेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका है तो रूस के लिए बड़ी जीत। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि स्टील प्लांट के नीचे से हमारे जवानों ने कई सप्ताह तक रूसी सैनिकों का सामना किया, लेकिन जब हालात ठीक नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन को अपने हीरो को जिंदा लाना जरूरी है। ये हमारा सिद्धांत है। यूक्रेन के अपने सैनिकों को स्टील फैक्ट्री से वापस निकाले जाने की यूक्रेन की जंग में अब तक के सबसे खूनी और लंबे युद्ध का खात्मा हो गया है। मारियुपोल शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है और यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना ने कब्जा करने से पहले हजारों की तादाद में लोगों को मार डाला है। यूक्रेन ने भी ये दावा किया था कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के स्टील प्लांट पर फास्फोरस बम का प्रयोग किया था। यूक्रेन के फास्फोरस बम हमले का वीडियो भी जारी किया था। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। रूसी बमबारी से यूक्रेन तबाह हो चुका है। तस्वीरें सब बयां कर रही हैं। आलम यह है कि जहां भी नजर दौड़ाइए, इमारतें या तो जमींदोज हो गई हैं या फिर गोलियों और बम के निशान से छलनी। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि जंग में रूस की काफी बर्बादी हो चुकी है। 17 मई तक रूस को काफी हानि उठानी पड़ रही है। रूस के 27,900 सैनिकों की मौत, 201 फाइटर प्लेन तबाह, 1235 टैंक नष्ट हो गए। जंग खत्म करने को लेकर कई देशों ने काफी कोशिश की, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को समझाने में कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि जरूरत इस बात की है कि जंग पर ब्रेक जल्द से जल्द लगे, क्योंकि युद्ध की वजह से यूक्रेन के करोड़ों लोग पलायन कर चुके हैं। हजारों लोग मारे गए, बच्चे अनाथ हो गए, महिलाएं विधवा हो गई। बर्बादी का आलम ये तब है जब युद्ध महज 3 महीने चला है। अगर ये और लंबा खींचा तो विनाश के निशान और गहरे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। यूक्रेन की नाटो देशों से नजदीकी रूस की नाराजगी की वजह बना है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत की वजह सबसे बड़ी यही बनी है। अब यही बात फिनलैंड और स्वीडन के नेता कर रहे हैं, नाटो में शामिल होने का ऐलान कर रहे हैं, जिस पर रूस ने सख्त रुख अपनाया है। रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को चेतावनी दी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बीच नाटो देशों का सख्त रुख सामने आया है। नाटो देशों के वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। जंग के बीच ये युद्ध अभ्यास काफी ज्यादा अहम है। नाटो देशों का युद्ध अभ्यास जंग की आग को और ज्यादा भड़का सकता है और ये जंग अभी रुकने वाली नहीं। फिर गर्म हुई पुतिन की खोपड़ी। यूक्रेन के बाद फिनलैंड स्वीडन का नंबर। नाटो का वार प्लान, रूस देगा जवाब। नाटो देश
रूस भिड़े तो वर्ल्ड वॉर तय। सवाल इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पूरे यूरोप में तनाव पसरा हुआ है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि एक दो देशों को छोड़कर पूरा का पूरा यूरोप रूस के खिलाफ है। इस बीच फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने का ऐलान कर रूस की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। दोनों देशों के इस ऐलान के बाद दुनिया में और भी टेंशन बढ़ना जायज है, क्योंकि रूस ने साफ शब्दों में कह दिया है कि फिनलैंड और स्वीडन को नाटो देश में शामिल नहीं होना चाहिए। और तो और रूस ने फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के फैसले को गंभीर भूल बताया। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov ने कहा कि ये शर्म की बात है कि सामान्य ज्ञान की कुछ क्रांतिकारी विचारों के लिए बलि चढ़ाई जा रही है, जो इस बारे में है कि मौजूदा परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर रूस भी कदम उठाएगा। दोनों देशों को कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए, हम इसे बर्दाश्त करेंगे। रूस का यह बयान दोनों देशों को किसी चेतावनी से कम नहीं है। ये चेतावनी ऐसी है कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल हुए तो जंग का विस्तार तय होगा। तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी हो सकती है। रूस यूक्रेन जंग ने दुनिया में हालात को बदल दिया है। कल तक गुटनिरपेक्ष देशों की पैरवी करने वाले देश अब नाटो में शामिल होने की बात कह रहे हैं, अब नाटो की ओर रुख कर रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन ने इसको लेकर ऐलान तक कर दिया है। फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली निनिस्टो ने खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन कर नाटो में शामिल होने की जानकारी दी। तो स्वीडन ने औपचारिक रूप से नाटो सदस्यता लेने का ऐलान कर दिया है। स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमलों ने यूरोप में सुरक्षा चिंताओं को बदल कर रख दिया है। स्वीडन भी फिनलैंड की तरह नाटो की सदस्यता की गुजारिश करेगा। दोनों देशों का नाटो में शामिल होना तुर्की को रास नहीं आ रहा है। तुर्की खुद ही नाटो का सदस्य है। ऐसे में राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन ने कहा है कि वो स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जो लोग तुर्की पर प्रतिबंध लगाते हैं उनके नाटो में शामिल होने पर हम कभी हाँ नहीं कहेंगे। स्वीडन या फिनलैंड दोनों में किसी देश का आतंकी संगठनों के खिलाफ साफ स्टैंड नहीं है। जंग के बीच नाटो देश एक्टिव है। नाटो देशों ने युद्धाभ्यास किया। भूमध्य सागर में नाटो के सदस्य देशों ने वॉर एक्सरसाइज की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में टैंक, तोप और मिसाइलें, युद्धपोत और लड़ाकू विमानों के अलावा 18,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।